हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, कक्षा 11 का अपना पाठ नंबर पहला जीव जगत चल रहा है। ठीक है ना। इस पाठ में बेटा अब आपको एक अगला प्रश्न समझा रहा हूँ। देखो, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? इस प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे बेटा अपन सबसे पहले। तो देखो बेटा, क्या पढ़ेंगे इसमें अपन? एक्चुअल में तो इस प्रश्न के आंसर में दो ही बातें हैं। एक बात तो ये है बेटा कि एक जंतु को संसार के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बेटा, जीव की वास्तविक पहचान के लिए ये गलत है, जबकि वर्गीकरण पद्धति के द्वारा दिया गया नाम पूरे संसार भर के अंदर केवल एक ही होता है। ठीक है ना। इसलिए जीवों का वर्गीकरण आवश्यक है। एक और बात आपको इसमें सीखनी है। देखो बेटा, जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। संसार के अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं। अब हम सभी मछलियों के लक्षणों का अध्ययन एक साथ एक समय पर नहीं कर सकते, है ना। उनका अध्ययन करने के लिए अपना बहुत सारा समय व्यर्थ नष्ट होगा। तो यदि वर्गीकरण का उपयोग करते हुए संसार की समस्त मछलियों को एक ही वर्ग में रख दें और उस एक वर्ग के सामान्य लक्षणों का अपन अध्ययन कर लें, ठीक है ना, तो उस स्थिति में बेटा क्या होगा? उस स्थिति में उस वर्ग में पाई जाने वाली समस्त मछलियों के लक्षणों का अध्ययन एक साथ हो जाएगा। ठीक है। तो यही बातें मैं आपके सामने इस प्रश्न के आंसर में बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, एक ही जंतु को संसार के अलग अलग एक ही जंतु को संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। आगे चलिए। परंतु वर्गीकरण पद्धति द्वारा दिया गया नाम संपूर्ण संसार में एक ही होता है। ठीक है ना बेटा। अतः जीवों की वास्तविक पहचान हेतु
उनका वर्गीकरण आवश्यक है। तो बेटा एक पॉइंट तो इसमें अपन ये बोल देंगे, ठीक है ना। आपका प्रश्न क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसके आंसर में अपन को 2 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला तो आपके सामने बोर्ड पे लिख ही दिया मैंने, मैं इसको बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें कि एक ही जंतु को संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, परंतु वर्गीकरण पद्धति के द्वारा दिया गया नाम उस जंतु का पूरे संसार में एक ही होता है। अतः किसी जीव की वास्तविक पहचान हेतु, ध्यान से सुनना, किसी जीव की वास्तविक पहचान हेतु उसका वर्गीकरण आवश्यक है। तो एक पॉइंट तो आपको इसमें ये बोलना पड़ेगा। अब दूसरे पॉइंट पर आइए, वर्गीकरण द्वारा बनाए गए, वर्गीकरण द्वारा बनाए गए किसी एक वर्ग में, वर्गीकरण द्वारा बनाए गए किसी एक वर्ग में बहुत से प्राणी आते हैं, ठीक है ना। वर्गीकरण द्वारा बनाए गए किसी वर्ग में बहुत सारे प्राणी आते हैं। यदि वर्ग के लक्षणों का अध्ययन कर लिया जाए, यदि वर्ग के लक्षणों का अध्ययन कर लिया जाए तो उस वर्ग में उपस्थित समस्त प्राणियों के लक्षणों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में अपन लिख देंगे, कहते हैं स्पष्ट है कि प्राणियों की वास्तविक पहचान हेतु उनका वर्गीकरण आवश्यक है। तो बेटा ये आपके पूरे प्रश्न का आंसर मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो बेटा, पहला पॉइंट तो आपको मैं बता चुका हूँ। अब दूसरे पॉइंट पर आइए, वर्गीकरण द्वारा बनाए गए किसी एक वर्ग में बहुत से प्राणी आते हैं। जैसा कि आपको मैं मछलियों के उदाहरण द्वारा समझा रहा था, ठीक है ना। जैसे संसार की समस्त मछलियों को एक वर्ग में रखते हैं और उस वर्ग का नाम है बेटा पीसीज वर्ग, ठीक है ना। अब आप मेरी बात सुनो कि यदि आप पीसीज वर्ग के समस्त लक्षणों को पढ़ लें तो पीसीज वर्ग के अंतर्गत आने वाली समस्त मछलियों के लक्षणों को आप पढ़ चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्गीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किसी जीव की वास्तविक पहचान होती है, उसे पूरे के पूरे संसार में केवल एक ही नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात बेटा, अलग अलग प्राणियों के लक्षणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपने एक वर्ग में पाए जाने वाले लक्षणों को पढ़ लिया तो स्वतः ही
उस वर्ग में पाए जाने वाले समस्त प्राणियों के लक्षणों का आप अध्ययन कर चुके होंगे। तो लास्ट में अपन ये कह सकते हैं बेटा कि प्राणी की या जंतु की वास्तविक पहचान के लिए वर्गीकरण आवश्यक होता है। ठीक है, अब अपन अगला हेडिंग पढ़ते हैं बेटा, हर्बेरियम। क्या लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे? हर्बेरियम। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वानस्पतिक संग्रहालय। है कुछ नहीं बेटा, वैसे मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ और बाद में अपन जो याद करना है वो पूरा का पूरा मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिखूँगा, है ना। तो आप ध्यान से सुनाएं। देखो बेटा, वानस्पतिक संग्रहालय का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर अलग अलग जातियों के पादपों के विभिन्न भागों का कलेक्शन किया जाता है। ठीक है ना, मतलब वानस्पतिक संग्रहालयों के अंतर्गत प्लांट पार्ट्स का संग्रहण होता है और फिर इन प्लांट पार्ट्स को जो कि संग्रहित किए जा चुके हैं एक विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अकॉर्डिंग स्थापित करवा दिया जाता है। तो जब भी अपन को किसी पादप विशेष के बारे में अध्ययन करना होता है तो अपन एक हर्बेरियम शीट लेकर के उस पर उपस्थित प्लांट पार्ट्स का अध्ययन कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, देखो पहले बेटा ये कक्षा 12 के अंदर प्रैक्टिकल था जिसमें क्या कहता था मैं बच्चों से कि बच्चे इस तरह से एक शीट लाते थे, ठीक है ना। इस शीट को बेटा हर्बेरियम शीट कहते हैं, हर्बेरियम शीट। तो बच्चे क्या करते थे बेटा, इस हर्बेरियम शीट के बीचों बीच में उस प्लांट पार्ट को स्लाइड टेप के द्वारा, आलपिन के द्वारा चिपका देते थे। ठीक है ना, जैसे कोई पादप भाग बड़े आकार का है तो पहले उसको सुखा लिया, सुखाने के बाद उसे प्रेस कर दिया और प्रेस करने के पश्चात इस हर्बेरियम शीट के बीचों बीच में उसे चिपका देते थे। ठीक है ना, और साइड में बेटा एक लेबल लगा होता था, चिट, और उस लेबल के ऊपर पादप से संबंधित समस्त जानकारी, जैसे पादप का सामान्य नाम, अंग्रेजी नाम, वानस्पतिक नाम, पादप को कहाँ से कलेक्ट किया गया है, ठीक है, पादप के कुल का नाम क्या है, ठीक है, कौन कौन से आवश्यक उपकरण पादप के कलेक्शन में आपने प्रयोग में लिए थे, ये सारी जानकारियाँ एकत्र करने वाले का नाम, ठीक है, सारी जानकारियाँ इस लेवल के ऊपर लिखी जाती थी। अब मेरी बात सुनो, तो 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल में ऐसी 20 हर्बेरियम शीट बच्चों को खरीद करके और सेट करनी होती थी। मतलब 20 अलग अलग पादपों के भागों को हर्बेरियम शीटों के ऊपर चिपकाया जाता था। ठीक है ना, फिर इन सारी की सारी शीटों को एक फाइल में बंद कर देते थे और इसी फाइल को बेटा हर्बेरियम फाइल कहते हैं। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आपके समझ में बैठ गया होगा कि हर्बेरियम या वानस्पतिक संग्रहालय एक्चुअल में है क्या, कलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट। ठीक है ना, फिर इन संग्रहित किए गए प्लांट पार्ट्स को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। तो जब भी किसी शोधकर्ता अथवा विद्यार्थी को किसी पादप विशेष के बारे में अध्ययन करना होता है तो वो उस हर्बेरियम फाइल को निकाल करके उस हर्बेरियम फाइल में उपस्थित प्लांट पार्ट्स को देख करके
उसका अध्ययन कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई बेटा समझाने की बात। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, क्या याद करना है, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो आप लिखेंगे बेटा, इनमें पौधों के एकत्र नमूनों को, इनमें पौधों के एकत्र, ध्यान से देखना बेटा, नमूनों को, पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट, कागज की शीट, क्या बोला था मैंने उस शीट को बेटा? हर्बेरियम शीट। कागज की शीट पर सुखाकर, दबाकर परिरक्षित करते हैं, परिरक्षित करते हैं। ठीक है ना बेटा? क्या लिखा मैंने? हर्बेरियम अथवा वानस्पतिक संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर, दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को, आगे चलिए इसी में, इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अनुसार, विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, कर देते हैं। विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित, ये नमूने सूचना सहित अध्ययन हेतु सुरक्षित रखे जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं। एक और बात इसमें अपन को पैराग्राफ बदल के लिखनी है। लेवल के बारे में बताया था मैंने। हर्बेरियम शीट पर एक और, हर्बेरियम शीट पर एक और एक लेवल लगा होता है, लेवल लगा होता है। ठीक है ना? अब उस पर क्या क्या लिखा होता है ये बताना है। जिस पर पादप का सामान्य वानस्पतिक व अंग्रेजी नाम, ठीक है, इसके अलावा पादप का कुल, पादप का कुल एकत्र करने की तिथि, एकत्र करने की तिथि, ठीक है ना? आगे चलिए। स्थान व एकत्र करने वाले का नाम, स्थान व एकत्र करने वाले का नाम लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है। तो बेटा ये पूरी कहानी आपको वानस्पतिक संग्रहालय के अंतर्गत पढ़नी है। क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर, एक बार ध्यान से सुन लो। हर्बेरियम और वानस्पतिक संग्रहालय, ठीक है ना? देखिए, इनमें पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट, क्या बोला है? कागज की शीट को मैंने हर्बेरियम शीट पर सुखाकर, दबाकर परिरक्षित करते हैं।
मान लो बेटा यदि प्लांट पार्ट छोटे आकार का है तो उसे सुखाने और दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। बड़े आकार का हो, गीला हो तो उसे सुखाया और दबाया जाता है। आगे चलिए, इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित अध्ययन हेतु सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है। एक और बात आपको इसमें बतानी है कि हर्बेरियम शीट पर एक तरफ एक लेबल लगा होता है, ठीक है ना, और उस लेबल पर सारी जानकारी पादप का सामान्य, वानस्पतिक एवं अंग्रेजी नाम, पादप का कुल, एकत्र करने की तिथि, एकत्र करने का स्थान तथा एकत्र करने वाले का नाम लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये तो खत्म हो गया हर्बेरियम और वानस्पतिक संग्रहालय, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट अपन और पढ़ रहे हैं, वानस्पतिक उद्यान। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? बॉटेनिकल गार्डन। इसमें बेटा प्लांट का कलेक्शन होता है, पादप को जीवित अवस्था में रखा जाता है। ये आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए, वानस्पतिक उद्यानों के अंतर्गत संसार के विभिन्न भागों से पादपों को एकत्रित करके उगाया जाता है। उन पर भी बेटा वही लेवलीकरण की क्रिया होती है। क्या पढ़ेंगे इसमें अपन? इन उद्यानों में अध्ययन हेतु, इन उद्यानों में अध्ययन हेतु जीवित पादपों का संग्रहण किया जाता है। जीवित पादपों का संग्रहण किया जाता है। जीवित पादपों का संग्रहण किया जाता है। आगे चलिए, अर्थात पौधों को उनकी पहचान के लिए उगाया जाता है। अर्थात पौधों को उनकी पहचान हेतु, पौधों को उनकी पहचान हेतु उगाया जाता है, ठीक है ना। ये वानस्पतिक उद्यान या बॉटेनिकल गार्डन में चल रहा है। प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा होता है। प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा होता है जिस पर पादप से संबंधित समस्त जानकारी, पादप से संबंधित समस्त जानकारी अंकित की जाती है। तो बेटा ये दोनों आपको अलग अलग याद करने हैं। वानस्पतिक उद्यान या बॉटेनिकल गार्डन, इन उद्यानों में अध्ययन हेतु जीवित पादपों का संग्रहण किया जाता है। अर्थात पौधों को उनकी पहचान के लिए उगाया जाता है। प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा होता है जिस पर पादप से संबंधित समस्त जानकारी उपस्थित होती है। तो बेटा आज के इस वीडियो में आपको मैंने ये दो प्रश्न समझाए। एक तो जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, और दूसरी बात हर्बेरियम यानी कि वानस्पतिक संग्रहालय और वानस्पतिक उद्यान क्या होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।